ये सोडियम स्टीरेट when dissolved in water what happened dissociate हो गया है आपके पास, रेजोल्यूशन के बाद आयंस में ब्रेक हो गया है। बट ये वाला पोर्शन जो है, ये जो स्टीरेट आयंस, ठीक है, क्या बोलेंगे आप इनको, स्टीरेट आयंस है हमारे पास, इसके दो एंड्स होते हैं। एक एंड हमारे पास आपको बता दिया कैसा है, पोलर है, जिसके ऊपर चार्ज है वो पोलर है, और दूसरा एंड जिसके ऊपर कुछ नहीं है, नथिंग, नो चार्ज ओवर देयर, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। अब देखो ना, ये जब पानी में होगा तो ये किसी और तरह का बिहेवियर जैसे कैसे शो करता है। पानी है, पानी में अब इतना बड़ा बड़ा हमने लिखेंगे बार बार, इस तरह से इसका हेड और टेल बना लेंगे। जो हेड है वो आपका नॉन पोलर, और जो टेल है, वेट करो एक मिनट, हेड जो है दैट इज नॉन पोलर, ये हेड जो है, और ना दिस इज टेल, इसको टेल बोलेंगे आप, और ये हेड इज पोलर, इसके ऊपर नेगेटिव। अब पानी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, अगर ये पानी के अंदर पड़ा हुआ तो पानी इज व्हाट, वाटर इज व्हाट, पोलर है। वाटर इज पोलर इन नेचर। वाटर कैसा होता है, पोलर होता है ना। तो पोलर अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा एक प्रिंसिपल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कैसा पढ़ा हुआ है आपने कभी? पोलर पोलर की तरफ इंटरेक्ट होगा, नॉन पोलर की तरफ इंटरेक्ट होगा, ऐसा देखा है कभी, सुना है कभी? अब ये पानी में है तो पानी में क्या होगा आपके पास, पानी में ये जो आपका टेल है ये बाहर की तरफ होगी, और ये नेगेटिव एंड्स जो है वो पानी की तरफ होंगे। रीजन, वाटर इज ऑल्सो पोलर इन नेचर। वाटर कैसा है, पोलर है नेचर। बट जब क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, जब इसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ये पहुंच जाएगा तो ये इन्वर्ट हो जाते हैं, बिहेवियर कुछ अलग सा हो जाता है। ये नेगेटिव एंड जो है ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं और पोलर अंदर की तरफ हो जाते हैं। तब जब आपकी क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पे ये पहुंच जाता है, ठीक है। अभी इसको यहीं पे छोड़ेंगे हम, ये सिर्फ हमने इंटरेक्शन देखी है, पानी के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है, इसको रहने दीजिए आप। पानी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट हो रहा है कि जो आपका पोलर एंड है वो वाटर की तरफ इंटरेक्ट हो जाएगा, नॉन पोलर बाहर की तरफ निकला, और एक क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंचने के बाद ये क्या बनाएंगे, मिसल का फॉर्मेशन कर, क्या बनाते हैं, मिसल्स बनाते, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जब हमने इसमें जो आपका सोप का एक्वस सॉल्यूशन तो इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, ऐसा पानी के साथ ऐसे इंटरेक्ट हो रहा है, अगर मैं उसमें गंदे कपड़े डिप कर देती हूँ, अब जो मिट्टी मिट्टी बैठ जाती है वो कैसे बैठती है आपके, मान लीजिए कहीं ग्रीस लगा है या कहीं ऑयल लगा है तो वहां पे क्या हो जाती है, मिट्टी या फिर जो भी है डर्ट जो है वो क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। क्लियर है? और जो आपके पास ऑयल है या ग्रीस है वो कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है नेचर में? ऑयल और ग्रीस इज पोलर और नॉन पोलर इन नेचर? इट इज नॉन पोलर इन नेचर। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। आगे देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म, कैसे ये कपड़ों को कैसे क्लीन करेगा वाटर के साथ। आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है सोप का, जब आप उसमें कपड़ों को डिप करोगे, जिसके ऊपर क्या है, डर्ट है, जिसमें क्या है, ऑयल है या ग्रीस, इसके ऊपर क्या है, ऑयल या ग्रीस है, इसी के ऊपर क्या चिपकी हुई है, मिट्टी चिपकी हुई है ना, मतलब गंदगी डर्ट चिपकी हुई है ना। अब क्या हुआ, आपने ये कपड़े लिए और किसमें डाल दिए, उस एक्वस सोप के सॉल्यूशन में डाल, किसमें डाल दिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप। अब किस तरह से ये आपका क्या करेगा, बिहेव करेगा। आपने डाला, अब हुआ क्या कि भाई हमने बोला दो एंड्स है, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है,
Oil is non-polar in nature. Oil is non-polar in nature. तो जब ऑयल और जो सोप का सॉल्यूशन है आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो व्हाट हैपन, वो जो आपके पास पोलर एंड है और नॉन पोलर एंड है वो किस तरह से अपने आप को स्टिक करता है विद दिस ऑयल। तो नॉन पोलर एंड इधर आ जाएगा क्योंकि ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर और नॉन पोलर आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरेक्ट हो जाएंगे और जो आपके पास पोलर एंड है वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, इस तरह से पूरे के पूरे ऑयल की जो ड्रॉप है, और अब एक ही ड्रॉप नहीं होगी, बहुत सारे ड्रॉप्स होंगे इस तरह से चारों तरफ से घेर लेगा उसको। ऐसा कोरोना वायरस ही लग रहा है ना। इस तरह से क्या हो गया है, उन्होंने जो सोप में आपके पास पोलर और नॉन पोलर एंड है उसने ऑयल की ड्रॉप को इस तरह से क्या कर लिया, सराउंड कर। क्लियर। अब ये तो बात हुई सिर्फ एक ऑयल के छोटे से मॉलिक्यूल की, बहुत सारे होंगे कपड़ों में तो बहुत सारे चिपके होंगे ना। तो इसी तरह से क्या बनेंगे आपके पास, इसी तरह के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनेंगे इस तरह के, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इसने इसको क्या कर रखा है भाई, घेर रखा है। सोप के सॉल्यूशन ने क्या कर दिया है, सारी की सारी ऑयल ड्रॉप्स को इस तरह से क्या कर दिया है, घेर दिया। अब अगर आप एक ऑयल की ड्रॉप को देखो और दूसरे ऑयल की ड्रॉप को देखो तो ये भी नेगेटिवली चार्ज इस तरह से पूरी तरह से सराउंडेड है, ये भी इस तरह से क्या है, सराउंड है। अब क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब ये अट्रैक्ट नहीं होगी, अब एक दूसरे से आके फिर से नहीं चिपकेंगे। अब इनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। पहले तो क्या था, सिर्फ ऑयल ऑयल था, वो नॉन पोलर थे, एक दूसरे के साथ क्या हो रहे थे, इंटरेक्ट हो रहे थे। बट हम अब जो है वो हर एक ड्रॉप को, ऑयल की ड्रॉप को किसने सराउंड कर लिया है, जो सोप का एक्वस सॉल्यूशन था उसके पोलर और नॉन पोलर एंड ने उसको क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। सारी की सारी उस ऑयल ड्रॉप के बाहर अगर आप देखेंगे तो चार्ज कैसा है, नेगेटिव। दूसरी वाली ऑयल ड्रॉप के बाहर भी कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव। ऐसे नंबर ऑफ जो ऑयल ड्रॉप्स हैं उनके बाहर कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज सब पे आने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब वो इंटरेक्ट नहीं होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाए। क्या हो जाएगा, वो छोटे, वो जो ऑयल ड्रॉप है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाएगी। और जैसे ही आप अपने कपड़ों को इस तरह से क्या करते हैं, वॉश करते हैं, जैसे हाथ से इस तरह से रब करते हैं, तो वो ग्लोब्यूल्स जो टूट चुके हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां से निकल जाए। वो पूरी के पूरे जो ऑयल या जो भी ग्रीस आपके कपड़ों में लगा हुआ है उसके साथ जो डर्ट चिपका हुआ है वो क्या हो जाएगा, जब आप इस तरह से अपने कपड़ों को रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ वॉश आउट। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। आज आपने मैकेनिज्म भी देख लिया कि हाउ कि आपके कपड़े जो है वो किस तरह से सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट से साफ होते हैं ना, समझ रहे हैं। ये वाला मैकेनिज्म होता है उसमें, ये याद रखना है कि पोलर एंड पोलर की तरफ, नॉन पोलर नॉन पोलर। अब इसमें एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, ये देखो ना वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्यों टूट जाते हैं। इस ऑयल की ड्रॉप को तो भाई इसने सोप का जो भी पार्ट था उसने घेर लिया। अब ये नेगेटिव एंड इधर पानी भी पड़ा होगा ना कपड़ों के बीच में, पानी में जो दिखता है वो आपको पानी इस पोलर, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव, सब सारा 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 नेगेटिव है। तो पोलर जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, कि इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और इसी जद्दोजहद में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ऑयल का जो ड्रॉप है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड। पानी ने अपनी तरफ खींचा एक पार्ट को, ऑयल अपनी तरफ खींच रहा है इसी, वो जो होती है टग ऑफ वार बोलते हैं उसको, रस्साकशी है ना, एक अपनी तरफ को खींच रहा है दूसरा अपनी तरफ को, और वो क्या हो जाता है, ब्रेक। और फिर आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा सा रब करना पड़ता है कपड़ों को, और क्या हो जाता है, वो साफ हो जाता है। क्लियर है। तो दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिसल्स क्या है, लिखवा दिया मैंने आपको ना, मिसल्स क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एंड व्हाट इज द क्लींजिंग, एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। प्रॉपरली बताना है आपने स्टार्टिंग से कि हमारे पास जो सोप है
उसके दो पार्ट्स होते हैं जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं। वो जो आपका लॉन्ग चेन है ना, वो आपका पोलर सॉरी नॉन पोलर है, और दूसरा एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है दैट इज नॉन पोलर इन नेचर। क्लियर है? एंड व्हेन दे गॉट स्टिक टू द ऑयल ड्रॉप, what kind of mechanism is taking place over there, ये सब आपने एक्सप्लेन कर। ठीक है? Is it right? The next one is the general message of preparation of soles. Soles कैसे बनते हैं? हम इसमें सिर्फ एक मेथड करेंगे दैट इज पेप्टाइजेशन वाला, बाकी हम नहीं करेंगे क्योंकि बाकी कभी भी नहीं पूछा गया है आपसे और सिलेबस में पता नहीं है कि नहीं है। तो द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सोल इज, there are different methods है वैसे तो आपके पास। कंडेंसेशन मेथड है, डिस्पर्शन मेथड है। कंडेंसेशन में हम केमिकल रिएक्शन में जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से सोल्स बना सकते हैं, या फिर हमारे पास हाइड्रोलिसिस है, डबल डिकम्पोजिशन है, तो कोई वो नहीं है। द नेक्स्ट वन इज डिस्पर्जन मेथड में एक आपके पास कैटेगरी है डिस्पर्जन में दैट इज पेप्टाइजेशन। हम सिर्फ पेप्टाइजेशन करेंगे। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल्स, एक ही करेंगे दैट इज पेप्टाइज। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि हमारे पास जो लायोफोबिक कोलाइड्स है, बात करी थी ना हमने लायोफोबिक कोलाइड्स की, कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। उस प्रेसिपिटेशन को हमको रोकना है तो हम कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है? पर्टिकुलर सब्सटेंस हम उसमें ऐड करते हैं और उस पेप्टाइजेशन सॉरी उस प्रेसिपिटेशन को हम क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं कि हमारा जो कोलाइडल सोल हमने बनाया है उसका क्या ना हो, प्रेसिपिटेशन ना हो, वो स्टेबल रहे फॉर द लॉन्ग टाइम। तो पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो आपके पास प्रेसिपिटेट बन के होते हैं उसको आप कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दोबारा से। जैसे अब बोला था कि पेप्टाइजेशन सॉरी प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन होने के बाद हम अगर उसको कोलाइडल में मतलब उसको कोलाइडल में ही रखना चाहें तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है, वी हैव टू ऐड सम suitable electrolyte in that, so that process is known as peptidation. देखिए, the peptidation is the process of converting a freshly prepared electrolyte, the freshly prepared precipitates, it is the process of conversion of freshly prepared precipitates into colloidal solution by adding some suitable electrolyte is known as peptidation. Is known as peptidation. And the electrolyte which is used for such purpose is known as peptizing agent. इसको हम क्या कहते हैं, peptizing agent कहते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से पेप्टाइजेशन होती है। हम एक प्रेसिपिटेट लेके चलते हैं दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है।
अब कहता है कि इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करना है। आपको नॉर्मली इसमें ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होता है जिसमें या तो आयरन हो या फिर OH, दोनों में से कोई एक आयन जो है वो उस इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो ऐड करते हैं दैट इज फेरिक क्लोराइड हम ऐड करते हैं। और किस तरह का इसका जो मैकेनिज्म है वो होता है, इसमें देखिए यहाँ भी आयरन है और यहाँ भी क्या है हमारे पास आयरन। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बने हुए होते हैं ऐसे, इस तरह से प्रेसिपिटेशन हुई होती है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, स्पेशली प्रिपेयर्ड हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बने होते हैं इसके इस तरह से। अब जब आप इसमें क्या करते हैं, अब समटाइम्स क्या होता है हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आपने इनको क्या करना है, उसको कोलाइडल रेंज पे ले जाना है या फिर उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो आपने इसमें ना इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। क्या इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया आपने, फेरिक क्लोराइड ऐड कर दिया। अब उसमें से जो इनमें कॉमन आयन होता है वो क्या कर जाता है, उन सारे के सारे प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। यहाँ से जो फेरिक क्लोराइड में से Fe3 पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा, सिर्फ चार्ज से इन सारे के सारे प्रेसिपिटेट के चारों और मतलब सराउंडिंग में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। इस तरह से और भी बहुत सारे आयन्स आपके पास इस तरह के होंगे। और अब क्या होता है कि अब ये जो आपके प्रेसिपिटेट्स हैं वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे, बिकॉज सबके ऊपर कैसा एक सिमिलर चार्ज जो है वो जनरेट हो गया है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब वो एक दूसरे के पास नहीं आए। और जब इनको आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इनका जो रेंज रहता है दैट इज इनका कोलाइडल रेंज। जैसे हमारे पास और भी सिल्वर का कोई सोल बनाया है तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल सकते हैं या फिर आप सिल्वर क्लोराइड डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है हर एक प्रेसिपिटेट के चारों ओर। फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिकॉज सिमिलर चार्ज सबके ऊपर क्या होता है, जनरेट होता है। रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं और उनका जो रेंज होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, दैट इज इन द कोलाइडल रेंज। इज इट क्लियर? ऐसे ही आपके पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स हैं, उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डाल सकते हैं। तो सिमिलर जो आपके पास आयन होगा वो क्या हो जाएगा, चारों तरफ लग जाएगा और फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स में आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी। और वो कौन सी रेंज पे चले जाएंगे, दैट इज इन द रेंज ऑफ कोलाइडल रेंज। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज प्योरिफिकेशन की बात कर रहा है कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा दैट इज पेप्टाइजेशन। और ये अच्छे से पढ़ लेना आपने, ठीक है? इसको आपने अच्छे से, बस ये छोटा सा है उसमें बोलना है कि भाई ये प्रेसिपिटेट्स है, इसमें हमने ये इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हम जनरली करते हैं इसको, स्टेबल नहीं होता ज्यादा। तो इसको भी आपने क्या किया, उसमें डाला, चार्ज आ गया, रिपेल करते हैं एक दूसरे को और क्या करते हैं, कौन सी रेंज पे चले जाते हैं, दैट इज द कोलाइडल रेंज। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। उन सोल्स को कैसे आप क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। आपने एक प्रोसेस सुना है ना, जैसे किसी की किडनी वगैरह फंक्शनिंग करना बंद कर दे तो आर्टिफिशियल करा जाता है, प्योरीफाई किया जाता है ब्लड। क्या काम रहता है किडनी का, क्या काम है, किसी को आइडिया? मैम ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करके रखना और ब्लड को प्यूरिफाई करना। प्योरीफाई करना ना। अगर किडनी अपना काम करना बंद कर दे तो डायलिसिस एक प्रोसेस सुना है आपने? यस मैम। डायलिसिस कराते हैं ना, आर्टिफिशियल वो कराया जाता है ब्लड का प्योरिफिकेशन। यहाँ से पंक्चर करते हैं और कुछ पता नहीं कैसे प्रोसेस करते हैं ना, पाइप डालते हैं यहाँ पे कुछ अलग होता है। पूरी की पूरी बॉडी का ब्लड जो है आफ्टर मतलब पता नहीं कितने अपना अपना हिसाब होता है बॉडी का,
भाई किडनी बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल ये फंक्शन नहीं कर रही है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिनों बाद डायलिसिस के लिए बुलाता है डॉक्टर, है ना। तो डायलिसिस इज वन ऑफ द प्रोसेस टू प्योरीफाई द कोलाइडल सॉल्यूशन। एक्चुअली ये जो जैसे आपने ये यहाँ से बनाया है अपना कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इसमें ना इम्प्योरिटीज होती है, तो उनको प्योरीफाई करने के हमारा ब्लड जो है दैट इज ऑल्सो कोलाइडल सॉल्यूशन। ब्लड की अभी आपको यहाँ पे कहीं बात नहीं करी, पर ब्लड इज ऑल्सो कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें प्योरीफाई कराना पड़ता है, उनको उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना पड़ता है। तो वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलाइड्स बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डायलिसिस वाला प्रोसेस जो है वो क्या है, ऐसे एक मतलब जैसे किडनीज है आपके, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है आपकी, है ना, जो पेस्ट है वो अलग हो जाता है, प्योरिफाइड ब्लड जो है वो अलग हो जाता है। तो वैसा ही आर्टिफिशियली जो आप ऐसा प्रोसेस कराएंगे जिसमें आपके कोलाइडल पार्टिकल जो प्योरिफाइड हैं वो अलग हो जाए, जिससे क्रिस्टलॉइड से मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं उनसे अलग हो जाए, बाय द मीन ऑफ यूजिंग अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन यूज की जाती है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि भाई हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो मेम्ब्रेन है, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन है या फिर पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, उसमें से जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, वो जो आपका सोल्यूट होगा या जो भी है वो पास नहीं कर पाता ना, मतलब अगर इम्प्योरिटीज होगी वो अलग हो जाएंगी और जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है वो अलग हो जाएगा। पढ़ा था ऐसा, फिल्ट्रेबिलिटी की बात करी थी ना हमने, कि सस्पेंशन जो है ना तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, और ना ही हमारे पास उसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन से हम फिल्टर कर सकते हैं। पढ़ा था ऐसा। जब हमने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इसकी बात की थी ना, और क्या कहते हैं दैट कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो हमने फिल्ट्रेबिलिटी की बात भी की थी ना, कि कौन कौन सी ट्रू सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर, कौन सा नॉर्मल फिल्टर पेपर है या फिर हमारे पास मेम्ब्रेन है, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताया था ऐसा। यस और नो? चलिए लिखिए, डायलिसिस लिखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स। It is the process of separating the particles of colloids from those of crystalloids, by means of diffusion. डिफ्यूजन समझते हैं क्या होता है? आपसे पूछूंगी मैं डिफ्यूजन क्या होता है अभी थोड़ी देर। by means of diffusion through a suitable membrane, is called dialysis. इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वही फिल्ट्रेबिलिटी की जो मैं बात कर रही हूँ ना, कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो उस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएंगे, बट जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है वो पास कर जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो एक तरफ रह जाएंगे और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ इम्प्योरिटीज होगी तो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐड हुई है इम्प्योरिटीज वो क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही निकल जाएंगी, वो आयंस के साथ ही निकल जाएंगी, और आपका कैसा एक तरफ जो है मेम्ब्रेन के एक तरफ जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसा रह जाएगा, प्योरिफाइड रह। इसीलिए हमने अपना फिल्ट्रेबिलिटी की बात स्टार्टिंग में करी थी कि भाई आपके पास नॉर्मल फिल्टर पेपर से क्या होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं ना आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, पास हो जाते हैं ना, क्योंकि उनके पोर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बट मेम्ब्रेन से नहीं निकलते।
मेम्ब्रेन के पोर कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। पढ़ा था ऐसा? तो इन दिस प्रोसेस आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको एक बैग में लेते हैं, वो बैग के बाहर क्या है, एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगी, और फिर उस बैग को क्या करते हैं, फ्रेशली जो आपका फ्रेश वाटर है उसमें रख देते। क्या करते हैं, उस बैग को जिसमें आपने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है उसके बाहर क्या लगी हुई है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई है, और उसको क्या कर दिया आपने, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेश वाटर में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। इसमें कोलाइडल, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट। आपको यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई आपके पास जो ब्लड है उसको कौन से प्रोसेस से जो है वो प्योरीफाई किया जाता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज डायलिसिस। अब ये जो नॉर्मल डायलिसिस वाला प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा स्लो होता है, तो हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उस प्रोसेस को जो उसके रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मान लीजिए बॉडी के पूरे ब्लड को साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए मान लीजिए 10 घंटे लगते हैं। अगर हम मतलब नॉर्मल डायलिसिस से अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको कराएं, तो वो क्या होता है, वो बहुत कम टाइम में वो रेट जो है वो बढ़ जाता है। अब होता क्या है, आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है जो आपने अभी अभी मान लीजिए प्रिपेयर किया है, जिसमें आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो हो सकता है उसमें इम्प्योरिटीज आ गई हो, तो ये जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, कोलाइडल सॉल्यूशन तो अंदर ही रहेगा, बट जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर वाटर के साथ क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अंदर क्या रह जाता है, प्योरीफाइड फॉर्म रह जाती है, अंदर आपके पास क्या रह जाता है, प्योरीफाइड फॉर्म रह जाता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? ऐसा ही प्रोसेस कराती है किडनीज, यही चीज होती है, ब्लड को प्योरीफाई कर, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes. So what happened? The impurities got diffused with the water which has been taken over here, and the bag remains with what? The pure colloidal solution. बैग में क्या रह जाता है, आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन रह जाता है। एंड जो आपके पास वाटर लिया होता है ना, उसको बार बार क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है फ्रीक्वेंटली, कि भाई आपके पास वहां पे एग्रीगेशन ना हो जाए, जो आपके क्रिस्टलॉइड्स हैं या जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी एग्रीगेशन ना हो, इसलिए वाटर को बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। अदरवाइज व्हाट हैपन, दे अगेन गो बैक इनटू द बैग, वो दोबारा से कहाँ चली जाती है, बैग में चली जाती है। इसलिए इस पानी को, जिसमें इम्प्योरिटीज यहाँ से डिफ्यूज हो रही है, अंदर से आ रही है, इधर बाहर डिफ्यूज हो रही है, इस पानी को थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करा जाता है, चेंज किया जाता है। अदरवाइज वो इम्प्योरिटीज दोबारा भी चली जाएगी, अगर बाहर आ सकते हैं तो फिर दोबारा से अंदर भी तो जा सकती है। उनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से क्या कर रही है, इधर से उधर आ जा रही। क्लियर? इज इट क्लियर? पढ़ना है ये, अपनी बुक्स है ना आपके पास, सबके पास? अगर नहीं है तो मैंने अपलोड भी किया है, एनसीईआरटी का चैप्टर करा हुआ मैंने अपलोड। क्लियर है? The next process is electrodialysis। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो डायलिसिस है, नॉर्मल डायलिसिस है, इट इज वेरी वेरी स्लो। So to increase the process of purification, you just subject this instrument to the electric field, and the rate of that purification increase, है ना, वो बढ़ जाता। जैसे आप तो खुद ही सोचिए कि आपने हाथ से कपड़े धोने हैं और आपने वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने, आपने सब्जेक्ट कर दिया ना उस पूरे सिस्टम को, किसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो वो बढ़ गया ना, स्पीड बढ़ गया ना। अरे मुझे ढेर सारे कपड़े धोने हैं हाथ से धोने, तो पहले मैं सोचूंगी, तो प्रोसेस स्लो है, बट व्हेन यू सब्जेक्ट दैट थिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपन, उसका स्पीड बढ़ गया, आपने फटाफट से वो काम कर लिया। क्लियर है? Yes, ma'am. तो इलेक्ट्रोडायलिसिस भी आपको बच्चे पूछ लेता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? इज इट क्लियर?
Now the next method for the purification of this colloidal solution is ultrafiltration. अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स लगे होते हैं, उसमें से पास करते हैं कि कोई इम्प्योरिटी ना रहे। अल्ट्रा फाइन क्वालिटी के क्या लिए जाते हैं, फिल्टर पेपर लिए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फिल्टर पेपर, नंबर ऑफ फिल्टर पेपर्स में से क्या करा जाता है, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को पास कराया जाता है कि भाई जो आपको लास्ट में मिले सारी की सारी इम्प्योरिटीज क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और वो फाइनली जो आपको मिले वो क्या हो, प्योरिफाइड। क्लियर? तो लिखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन Ultrafiltration is the process of removing the impurities from the colloidal solution by passing it through the graded filter papers. या तो ऐसा किया जाता है कि नंबर ऑफ फिल्टर पेपर में से पास कराया जाता है, या फिर पता है क्या किया जाता है, वो जो आपका फिल्टर पेपर होता है उसके ऊपर ना एक ऐसा सब्सटेंस जेलेटिन टाइप लगाया जाता है जिससे वो जो पोर्स का साइज है ना वो उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो आपके पास फिल्टर पेपर होता है, उस पर जेलेटिन लगाया जाता है और फिर वो सूख जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, उसमें से फिर पास कराया जाता है जो पोर्स के साइज को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। फिर उसमें से पास किया जाता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन और फिर उसमें इम्प्योरिटीज रहने के चांसेस नहीं। राइट? तो द नेक्स्ट वन इज the ultracentrifugation. Another process which is used for the purification is ultracentrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन इज जनरली हमारे पास ना केमिस्ट्री में आप अगर हायर लेवल पे जाएंगे तब देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूज कैसे किया जाता है। आपके पास छोटे छोटे जैसे आपके घरों में वो इलायची वगैरह कूटने के लिए रखे होते हैं छोटे छोटे, वो उसके मार्बल के वैसा होता है, एक क्रूसिबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्रूसिबल बोलते हैं। उसमें कोई सब्सटेंस मान लीजिए हमने इम्प्योरिटीज को रिमूव करना होता है ना, तो उसमें रखते हैं और फिर उसको हम रख देते हैं, उसमें ओवन में रख देते हैं, उसमें स्टीरर भी लगा होता है, वो बहुत तेज उसको क्या करता है, घुमाता है। ठीक है? अदरवाइज हमने अपनी लैब में नहीं देखे, हमने सिर्फ सिंपल देखे हुए हैं, बट जो सेंट्रीफ्यूगेशन वाला है उसमें इस तरह से वो घूमता भी है क्रूसिबल साथ में, और उसमें क्या होता है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि इम्प्योरिटीज जो है वो ना निकल जाती है, और जो आपका या फिर ऐसा होता है कि इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है नीचे और जो आपका सॉल्यूशन है वो ऊपर रह जाता है, सेंट्रीफ्यूज हो जाता है। तो जनरली ये वाला प्रोसेस कराया जाता है। अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में देखिए क्या लिखता है ये कि भाई इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को एक ट्यूब में लिया जाता है, बट इज नॉट मेंशन्ड हियर अबाउट द क्रूसिबल, बट जनरली जो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराई जाती है वो क्रूसिबल में कराई जाती है। छोटा सा इतना सा बर्तन टाइप होता है, वो मार्बल का ही बना होता है, उसमें डाला जाता है। He has taken the colloidal solution in tube and which is placed in an ultracentrifuge. सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए ऐसा ओवन जैसा ही एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट से रखा जाता है। On rotation of tube at high speed, the colloidal particles settle down at the bottom of the tube and impurities remains down in the solution. आपके जो उसको इतनी हाई स्पीड पे घुमाया जाता है तो आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ट्यूब के बॉटम में बैठ जाता है और जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाती है। मतलब इसमें लिखा तो कुछ और है, इसमें बोला है कि इम्प्योरिटीज जो है वो आपके सॉल्यूशन के नीचे रह जाती हैं, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहा है उसको बोल रहा है कि ट्यूब के नीचे रह जाती है। बट वो इतनी हाई स्पीड पे घूमता है कि वही अलग अलग हो जाती है चीजें। जैसे आप वो देखते हैं ना मक्खन निकालने वाली वो मशीन होती है ना, वो घूमती है, मक्खन अलग हो जाता है।
और वो जो आपकी लस्सी है वो नीचे रह जाती है। देखा आपने कभी? अगर नहीं देखा, मिक्सी में कर लेते हैं आजकल लोग। मिक्सी में होता है ना ऐसा कि अगर आपको लस्सी बनानी है या मक्खन निकालना है तो क्या करते हैं भाई? दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है? सेंटर में लग रहा है ना, Yes, फोर्स लग रहा है, तो घुमा रहा है, इतने ज्यादा स्पीड के साथ घुमा रहा है कि वो सॉलिड अलग हो जा रहा है, लस्सी आपकी अलग रह जा रही है, आप उसको निकाल लेते हो ऊपर ऊपर से। होता है ना, सेम सेम ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है अल्ट्राफ्यूजन सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है? इज इट क्लियर? yes, ma'am. तो आपके पास अब आगे प्रॉपर्टीज की बात है, तो प्रॉपर्टीज जो है वो हम कल करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे।